सो टीम, इस सेशन में हम देखने वाले हैं डिलीट वाला पार्ट। लास्ट सेशन में हमने एडिट का पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, एडिट एकदम प्रॉपर एडिट हो रहा था वो। इस बार बस मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। सिंपल है। चलिए डिलीट के ऊपर जाते हैं। ये करने के लिए पहले मैं मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो वाला लास्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। चलिए मैंने क्लिक किया। अब ये मेरा लास्ट वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, करना क्या है वो ये बता देता हूँ मैं, इजी है। पहले मैं इसको रन करता हूँ। चलिए इसको रन करते हैं। इंडेक्स पेज IIS एक्सप्रेस से रन किया मैंने। चलिए क्या क्या किया हुआ है, एडमिन को लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन हो गए। ऐड एम्प्लॉय से ऐड होता है, हमें पता है। शो एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की लिस्ट दिखती है। ठीक है, और बस मुझे क्या करना है, भी डिलीट कर देना है ना। डिलीट के ऊपर अगर क्लिक किया तो डिलीट होना चाहिए। ओके, एडिट का हम कर चुके हैं। एडिट पे अगर क्लिक किया तो हम अभी समझ रहे हैं कि भाई दूसरे पेज पे जंप करता है, वहां पे हम कोई भी रिकॉर्ड अपना एडिट कर सकते हैं। बैक टू लिस्ट पे अगर क्लिक किया तो ये यहाँ पे शो एम्प्लॉय पे आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे डिलीट का करना है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, मैं एक रिकॉर्ड पहले ऐड कर लेता हूँ। ऐड एम्प्लॉय, इस बार मैं 104 ऐड करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने पूजा पटेल ऐड किया। ठीक है, एक डमी ईमेल आईडी puja@gmail.com, एक डमी मोबाइल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उसका डेजिग्नेशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि वो टेस्टर है। सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, और रजिस्टर करता हूँ मैं। एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो गया। शो एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद में डिटेल दिख भी रही है। करना सिर्फ इतना है कि मुझे इसको डिलीट कर देना है। अब डिलीट का पेज मैंने पहले से बना के रखा है, ये हमने लास्ट टाइम ही किया था। मतलब यहाँ पे अगर क्लिक किया तो डिलीट के पेज पे हम जंप होते हैं, लेकिन ये सिर्फ जंप होता है, ये सचमुच में डिलीट नहीं करता। अब हमें उसके ऊपर कुछ कोड लिखना है जिसके ऊपर से हम वो डिलीट कर पाए। चलिए शो एम्प्लॉय पे क्लिक किया, देखो ये रिकॉर्ड वैसे का वैसे ही है। चलिए करना क्या है, डिलीट बटन के क्लिक पे ये होना चाहिए कि इसके क्लिक करते बराबर ये किसी तो भी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, वहां पे वो डिलीट हो जाए, और उसको प्रॉपर एक मैसेज आना चाहिए कि भाई रिकॉर्ड इज डिलीटेड है। ठीक है, और रिकॉर्ड सच में डिलीट भी होना चाहिए। चलिए तो ये करते हैं। ये करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे विजुअल स्टूडियो में, और जहाँ पे हमारा एडमिन कंट्रोलर है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिलीट वाला बना लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने एडिट सक्सेस बनाया था। चलिए इस बार मुझे बनाना है डिलीट का। ओके, तो सिंपल है, मुझे कोई एक मेथड लगेगा डिलीट नाम से। अच्छा, डिलीट नाम से मेथड होगा शायद इसके अंदर, हमने बनाया था ना। देखते हैं, स्टॉप कर लेते हैं इसको। डिलीट का है क्या? ठीक है यहाँ पे। ये देखिए, ये लास्ट टाइम बनाया था अपन ने यहाँ पे। ओके, लेकिन ये ब्लैंक है, इससे कुछ हो नहीं रहा, मतलब डिलीट नहीं हो रहा। सिर्फ क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक व्यू पे रिटर्न हो जाता है। मुझे अब इसके अंदर सच में डिलीट करने का कोड लिखना है। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि डिलीट करना और अपडेट करना, उसके लिए जो टेक्निक लगती है वो सेम ही होती है। अपडेट से डेटाबेस के अंदर चेंज होता है, और डिलीट से जो है वो डेटाबेस के अंदर का पार्ट डिलीट होता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली दोनों में सेम ही काम होता है, बस वर्डिंग का फर्क है। देखिए, समझते हैं। मैं डिलीट को समझाने के लिए आपको एक बार एडिट में कैसा काम किया था वो दिखा देता हूँ। देखिए ये है अपना एडिट वाला कोड। एडिट में हमने सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन किया था, उसके बाद में मैंने रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या किया था, सेव चेंजेस कर दिया था। दैट्स इट। ओके, यही चीज करनी है अभी। इस बार क्या करना है, जो रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड आ रहा है उसको मुझे क्या करना है, डिलीट कर देना है। ओके, लेकिन मुझे डिलीट जो है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय आईडी करना है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय आईडी आएगा उसके ऊपर से मुझे रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो पहले तो एम्प्लॉय आईडी का डेटा गेट करना पड़ेगा, और फिर उसको उस रिकॉर्ड स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सिंपल।
बेसिक चीज तो ये है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर करनी है तो हमने कंपनी डीबी एंटिटी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये हम हर बार बनाते हैं। ठीक है, सेव किया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे उस रो को एक्सेस करना पड़ेगा जिस रो की वजह से हमें डिलीट करना है। ठीक है, उस रो को एक्सेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एडिट में जो किया था उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो एडिट का कोड देखो। एडिट के कोड से क्या हो रहा था कि मुझे जिसको डिलीट करना है वो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि मैं क्या उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, वो देखते हैं। मुझे उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है जिसका आईडी, मतलब जिसको डिलीट करना है। ठीक है, अब ये मैं आपको देखो यहाँ पे मैं एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। शो एम्प्लॉय पे क्लिक किया अपन ने, व्यू इन ब्राउजर, डायरेक्टली रन करते अपन उसको। देखिए, मान लीजिए कि जो आखिरी वाला रिकॉर्ड है पूजा पटेल का, इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया मैंने। क्या हो रहा है इसको यहाँ पे समझिए। यहाँ पे एक रिकॉर्ड नंबर आ रहा है 104। इसको लेके डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, इसके रिलेटेड सभी जो फील्ड होंगे उसको डिलीट करना है। तो इसको पहले एक्सेस करना पड़ेगा आपको। तो एक्सेस करने के लिए हमने जिस प्रकार से एडिट करते वक्त एक्सेस किया था, देखो एडिट करते वक्त रो को एक्सेस किया था इस लाइन की वजह से, तो इसी लाइन का इस्तेमाल हमें फिर से करना है। ठीक है, ये सेम लाइन जिसके वजह से हम उस रो को एक्सेस कर पाए, और फिर हमें हमारा डिलीट का कोड लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं अपन। चलिए, एक्सेस करना है मुझे और फिर मुझे डिलीट का कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर रो। ठीक है, और इसके अंदर जिसको डिलीट करना है उसका डेटा चाहिए। वो डेटा कहाँ है, वो डीबी के अंदर जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला टेबल है उसके अंदर से रिकॉर्ड चाहिए, मतलब वेयर ब्रैकेट में हमें वही लास्ट टाइम देखा हुआ मॉडल वाला कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें मैंने मॉडल बनाया था एक जनरल वेरिएबल। ठीक है, लेकिन मैंने लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज बताया था लास्ट टाइम। तो देखो मैंने जैसे ही मैंने इक्वल टू लगाया तो लैम्बडा एक्सप्रेशन का सजेशन आ रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि भाई मॉडल जो है हमारे पास में, उसमें जो एम्प्लॉय आईडी है, मॉडल वैसे सजेशन आ रहा है वहाँ पे, लेकिन फिर मैं लिखते जा रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू होना चाहिए हमने जो पास किया आईडी से। अगर ऐसा है तो उसका जहाँ पे भी वो ऐसा मिलता है उसका पहला रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए। इस एक लाइन से क्या हो जाएगा, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड अभी रो के अंदर है। ठीक है, और इसको मुझे अभी डिलीट करना है। तो इसको अगर डिलीट करना है तो हमें उसका स्टेट चेंज करना पड़ेगा। अगर कल आपको याद होगा, मतलब प्रीवियस सेशन में मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था। देखिए डायग्राम बताता हूँ, ये प्रीवियस सेशन की डायग्राम है। हमने ड्रॉ किया कि हमारी सिचुएशन ये है कुछ इस प्रकार से। ये है अपना वो फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए कि ये फ्रंट एंड है, यूआई पार्ट। ठीक है, और हमें डेटाबेस में से डिलीट करना है। डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड डिलीट करना है वो इधर है। मान लीजिए कि ये आपका डेटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। जब ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तब इसके बीच में मैंने एक स्टेट नाम का पार्ट बताया था आपको। ये बताता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक एंट्री करके होता है, मतलब डेटाबेस में कुछ भी डालना है तो एंट्री से जाएगा। ठीक है, और एंट्री का बाय डिफॉल्ट स्टेट हमें बदलना होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेट अगर आपको चेंज करना है, मतलब तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अपडेट का काम कर रहे हो तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। यही अगर आप इसके जगह पे डिलीट का काम कर रहे हो तो आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका स्टेट जो है वो डिलीटेड करना है, डिलीटेड। ये जब आप उसका स्टेट बदल बदल दोगे तो रिकॉर्ड जो आपने चूज किया हुआ है वो सचमुच में डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये सेम टू सेम डायग्राम हमने इसमें भी देखी हुई है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे चलिए, ये मतलब पहला रो मिल गया। अब मुझे बस इस चीज को फॉलो करना है जो हमने ड्रॉ किया, ये चीज कि भाई एंट्री जो बाय डिफॉल्ट स्टेट है उसका स्टेट मुझे बदल के क्या करना है, डिलीटेड करना है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। लास्ट टाइम हमने एडिट के टाइम उसको मॉडिफाई किया था, दैट्स इट। सेम टू सेम पैटर्न।
अब बस मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी db.entry, उसका जो स्टेट है वो बदलना है, ठीक है। लेकिन किसका स्टेट बदलना है? जो रो है हमारे पास में उसका स्टेट बदलना है, ठीक है। और क्या रखना है? तो मुझे डिलीटेड रखना है। तो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे डिलीटेड लिखा तो ये काम नहीं करेगा, ओके। सिर्फ अगर डिलीटेड लिखा तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमने ये एरर एडिट के टाइम भी आया था, देखिए यहाँ पे मॉडिफाइड था ना, ये लिखते वक्त भी एरर आया। तो हमने कैसे सॉल्व किया? हमारे पास में एक लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है system.data.entity स्टेट। इसके अंदर का ये एक छोटा सा मेथड है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है, देखिए वैसे भी आप लिखते वक्त सिस्टम सजेशन देती ही आपको, देखिए system.data.entity.deleted, दैट्स इट। इतना करते बराबर क्या हो जाएगा कि वो जो चीज़ है वो कंफर्म हो जाएगी, मतलब वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट होने के बाद भी आपको वो चेंजेस सेव करना जरूरी है, और चेंजेस सेव करने के लिए हमें हमेशा लिखना पड़ेगा डेटा db.saveChanges, तब जाके आपके पूरे रिकॉर्ड स्टोर्ड हो जाएंगे, मतलब सचमुच में सेव हो जाएंगे, ठीक है। सेव किया, ठीक है। अब मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया, लेकिन रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद में यूजर को तो समझ में आया कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया करके, तो उसको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, कोई ना कोई मैसेज देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एक पेज बना लेता हूँ और उसमें मैसेज शो कर देता हूँ, ठीक है। जैसा अपन ने EMP सक्सेस करके बनाया था वैसे ही मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं डिलीट सक्सेस, मतलब डिलीट का सक्सेस वाला पेज, कि भाई डिलीट होने के बाद में इस पेज पे चला जाए। अब ये ब्लैंक पेज है, इसके ऊपर कुछ उसको क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसका मैं व्यू बना लेता हूँ। तो राइट क्लिक, ऐड व्यू, चलिए एम्प्टी बनाते हैं उसको, कोई मतलब किसी से ऐड नहीं करना है, ठीक है। एम्प्टी कर लेते क्योंकि मुझे एक सिंपल मैसेज ही देना है ना, ठीक है। यहाँ पे आए, बस यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ऐसा लिखता हूँ मैं, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सेव किया, अब यहाँ पे वापस आते हैं, सेव। अब करना क्या है, देखो ये वाला जो डिलीट का मेथड है ये कब एग्जीक्यूट होने वाला है? जैसे ही तुम डिलीट की बटन क्लिक करोगे वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि सेव चेंजेस करने के बाद में उसने डिलीट सक्सेस वाला मेथड कॉल करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं रिटर्न व्यू ना करते हुए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है। तो आपको याद है कि क्या लिखते हैं अपन? यस, लास्ट टाइम मैंने कहीं तो भी इसका इस्तेमाल भी किया था, मैंने आपको बताया था रिटर्न, सॉरी, रीडायरेक्ट टू एक्शन। ये एक मेथड होता है जिसके ब्रैकेट में आप किसी भी मेथड का नाम लिखिए, एक्शन टैग का नाम लिखिए, उसके ऊपर वो जंप करेगा। हमने अभी जो एक्शन टैग बनाया हुआ है वो है डिलीट सक्सेस, मतलब हम चाहते हैं कि जब हमारा ये काम पूरा हो जाए, मतलब डिलीट वगैरह हो जाए वो, तब इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाए, और ये पेज हमने पहले से बना के रखा है, ठीक है। सेव किया, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता है। ये रन करते वक्त हमेशा याद रखना एकदम शुरू से रन करना, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में भी सेशन है। तुम अगर डायरेक्टली बीच में ऐड करोगे तो काम नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। रन किया मैंने, फिर से एक बार एडमिन लॉगिन, सुपर लॉगिन, ठीक है। शो एम्प्लॉय, अब यहाँ पे डिलीट है सब कुछ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ। जैसे डिलीट पे क्लिक करूंगा हमारा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। क्लिक किया, क्या लिख के आया? रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब चेक कर लेते क्या सचमुच में डिलीट हुआ है। मैं वापस शो एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ। नाउ सी, लास्ट वाला रिकॉर्ड चला गया है, मतलब वो यहाँ पे था 104, वो भी डिलीट हो गया है। डिलीट का काम यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे सर्च एम्प्लॉय है, ठीक है। सर्च एम्प्लॉय में मुझे कुछ इस प्रकार से डेवलप करना है। देखो, एंटर द एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए कि 102 डाला किसी ने, सर्च बटन पे क्लिक किया, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहे तो उस रिकॉर्ड को, डेटा को नीचे डिस्प्ले कर दो, सर्च ही कर रहे हैं ना, एक तो नीचे डिस्प्ले कर दो, या फिर आपको ऐसा इजी लग रहा होगा कि भाई दूसरे पेज पे डिस्प्ले करना आसान है,
तो दूसरे पेज पे उसका रिकॉर्ड शो करो। ठीक है, एक्चुअली ये टास्क है, ये आप लोगों को करना है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, हिंट ये है, मिनिमाइज किया, शो एम्प्लॉय पे आता है। देखो मुझे बताइए, जब हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि 102 के एडिट बटन पे मैंने क्लिक किया, तब एडिट का ही रिकॉर्ड आता है ना, मतलब 102 का ही रिकॉर्ड आता है। वही अगर मैंने 103 पे क्लिक किया तो 103 वाला ही रिकॉर्ड आएगा। करेक्ट है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सर्च ही तो कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वही कोड हमें फिर से काम में है। बस इस बार इतना करना है कि जो रिकॉर्ड टाइप होने वाला है, मतलब जो रिकॉर्ड नंबर टाइप होगा उसके हिसाब से रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको हिंट बताऊं तो ये जो एडिट वाला कोड है वही आपके फिर से काम में आने वाला है। चलिए स्लाइडर वाला कंसेप्ट देखना है अभी। ठीक है, होम पेज पे आया हूँ, इमेज स्लाइडर। तो यहाँ पे साइट पे आया मैं, ये वाली एक साइट है, ये menupool.com, और ये वाला स्लाइडर मुझे लेना है। देखिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए क्लिक करता हूँ, डाउनलोड कर लिया। सी जिप फाइल आया मुझे, और ये वाला स्लाइडर मुझे मेरे प्रोजेक्ट में डालना है। हाँ, इमेजेस पे मत जाइए, इमेजेस हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो शो फोल्डर, इस स्लाइडर को पहले मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे लिया, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर देखिए एक फोल्डर है, अगर इसके अंदर क्लिक किया मैंने तो इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स है। अब हमेशा आपने याद रखना कि स्लाइडर के साथ आप जब भी काम करते हो आपको स्लाइडर में हमेशा इमेजेस, थीम और CSS ये फाइल मिलेगी। ठीक है, और ये जो डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 आपको दिख रहा है ना, ये क्रोम फाइल्स होती है जिसके अंदर स्लाइडर का कोड होता है। मान लीजिए कि मैंने डेमो 1 ओपन किया। अब ये देखो, मेरा काम ये है, मान लीजिए कि ये जो चीज़ है, ये स्लाइडर, इसके अंदर का सिर्फ स्लाइडर वाला पार्ट मुझे चाहिए। ओके, तो एक काम करते हैं, ये जो चीज़ है इस पूरे कोड को मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ले लेता हूँ। अब मुझे इतना पता है कि मुझे तो एक ही स्लाइडर चाहिए ना, ये डेमो 1, डेमो 2 मतलब ये हर कोई अलग अलग स्लाइडर है, उसमें से मुझे डेमो 1 वाला स्लाइडर चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं पूरा कोड सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन उसमें से जो नहीं चाहिए वो डी सिलेक्ट कर देता हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, थीम चाहिए, डेमो 1 और जेनेरिक, इतने ही चीज़ों की ज़रूरत है। और मैक्सिमम आप कोई भी स्लाइडर डाउनलोड करो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, हमेशा स्लाइडर के लिए इमेजेस, थीम और उसकी कोडिंग वाली फाइल ले लेना। इसको कॉपी करते और पेस्ट करते हैं। अब कॉपी और पेस्ट करने का भी तरीका है, ध्यान दीजिए। जब आप स्लाइडर का यूज करने जा रहे हो, पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अपने। सी, हमारे व्यूज इसके अंदर है। ठीक है, और हमारे कंटेंट मतलब बाहर की चीज, जैसे कि फोल्डर, इमेजेस, CSS फाइल, वो कंटेंट नाम के इसमें रहते हैं। ओके, तो कंटेंट में मुझे कंटेंट जो कोड छोड़ के बाकी चीजें वो कंटेंट में डालना पड़ेगा। और जो स्लाइडर वाला है वो मुझे यहाँ पे व्यू के अंदर पुट करना पड़ेगा। व्यू के अंदर किसी भी इसमें भी, जैसे कि मैं होम पेज में डालूंगा यहाँ पे और उसको रन कर दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, तो फिर पहले जो कंटेंट वाले पार्ट है उसको उठा लेते हैं, इमेजेस, थीम और इसको उठा लेते हैं। कॉपी, इधर आए वापस कंटेंट, और कंटेंट में मैं पेस्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड पेस्ट। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ शायद, वापस फिर से करते हैं। ठीक है, कॉपी, स्टॉप करते हैं। अच्छा, स्टॉप नहीं किया था, राइट क्लिक एंड पेस्ट। ठीक है, यस टू ऑल। चलिए देखो यहाँ पे मेरे कंटेंट आ गए हैं। ओके, अब वो डेमो 1 वाली फाइल जो है ना यहाँ पे नहीं चाहिए, वो कहाँ चाहिए, मेरे मेरे व्यू के अंदर चाहिए। यहाँ से मैंने कट करता हूँ यहाँ पे, और मेरे व्यू के अंदर मतलब होम के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट। देखो डेमो बनाया, और उसका आप कोड भी देख सकते हो। सी, ये उसका कोड है। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे रन करूँ, राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर, ऐसा अगर मैं करूँ तो देखो, अभी हो सकता है कि वो डायरेक्टली रन ना हो क्योंकि हम MVC पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो करना ये है, देखो मेन चीज ये होती है कि ये वाला स्लाइडर चाहिए बस अपने को। ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली रन नहीं होगा। अच्छा, हमारा रनेबल पेज कौन सा है, हमारा जो इंडेक्स पेज है मतलब होम पेज है ये है।
ये डायरेक्टली रनेबल पेज है ना, ठीक है। लेकिन आपको अगर ये याद आ रहा होगा कि ये पेज काय के ऊपर से बना हुआ है, ये एक मास्टर पेज बना हुआ है, हमने शेयर्ड फाइल के अंदर मास्टर पेज लिया था लेआउट एडमिन करके, उसके अंदर उसका कोड है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मुझे करना सिर्फ इतना है कि स्लाइडर लेने के लिए ये जो कोड है, ये कोड बस मुझे इंडेक्स पेज के अंदर डाल देना है यहाँ पे, लेकिन पूरा का पूरा कोड नहीं उठाना। कोड कौन सा उठाना है वो बता देता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ स्लाइडर का कोड उठाना है। देखो मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, कभी भी स्लाइडर जो है ना बिना CSS के नहीं चलते हैं। देखो ये उसका स्लाइडर का कोड है, ओके, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइडर फ्रेम करके, ये उसका कोड है, यहाँ से यहाँ तक ही है। और कोड कहाँ से कहाँ तक है ये आइडेंटिफाई करने के लिए देखो यहाँ पे कोलैप्स का साइन होता है, ये दिख रहा है आपको। अगर आपने वहाँ पे क्लिक कर दिया ना तो ये देखो ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, मतलब पूरा कोड इस लाइन के अंदर है। आप डायरेक्टली इसको भी कॉपी कर सकते हो, बाकी कोड मेरे काम का नहीं है, ठीक है। एनीवे मैं आपको ये बात बता रहा था कि कोई भी स्लाइडर जो है बिना CSS की मदद से नहीं चल सकता, और CSS या फिर जावास्क्रिप्ट की फाइल हमेशा हेडर पार्ट में होती है। ये हमने बहुत पहले देखा हुआ है, जब बैच नई नई स्टार्ट की थी तभी बताया था, प्रीवियस सेशंस में भी ये बताया था, ठीक है। तो मुझे दो चीज़ें उठानी है यहाँ से। एक तो मेरे ये लिंक टैग्स, ये 3 टैग होते हैं ये, और दूसरा मेरा वो कोड। चलो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले मैं लिंकिंग वाले टैग उठा लेता हूँ, इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से, और पेस्ट कहाँ करना है, तो जहाँ पे हमारा मेन कोड है, क्योंकि देखो मेन कोड कहाँ है हमारा, लेआउट के अंदर है। तो हमारे पास में layout.html करके साइट है, ये यहाँ पे आए, क्योंकि यहीं पे हमारे प्रोजेक्ट्स की सभी लिंक्स फाइल है, देखिए, ठीक है। और यहीं पे हमारी हमने बूटस्ट्रैप की फाइल भी डाली थी, और यहीं पे अब मुझे क्या करना है, मेरे स्लाइडर की फाइल भी डालना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरे स्लाइडर की फाइल यहाँ पे जमा करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये नाम देता हूँ, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कोड काय का है। यहाँ पे ये नाम देता हूँ कि ये काय की फाइल से, स्लाइडर की फाइल से, स्लाइडर, ठीक है। मतलब मेरा एक काम पूरा हुआ। दूसरा दूसरा करना ये है, वापस उसी कोड में जाते हैं, मतलब ये काम पूरा हुआ। अब मेन कोड उठाना है, ये वाला स्लाइडर का कोड है, ये उठाना है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा सिलेक्ट भी कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट भी कर सकते हो ऐसा, या फिर आपको मुश्किल जा रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ से कहाँ सिलेक्ट करना है, तो इसको एक बार कोलैप्स कीजिए बस, और अब इसको आप इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। तो पूरा कोड उसने पूरा का पूरा कॉपी कर लेता है, वो जितना स्लाइडर का है। और अब ये मुझे कहाँ चाहिए स्लाइडर, तो मुझे इंडेक्स पेज पे चाहिए। देखो रन करता हूँ एक बार ये अपना इंडेक्स पेज है, यहाँ पे चाहिए मुझे स्लाइडर। तो इंडेक्स की बात की जो जगह है ये कहाँ पे है, ये अपने इंडेक्स वाली फाइल के अंदर है। तो वहाँ पे जाते हैं ये, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सी Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, सेव किया। अब यहाँ पे एक दिक्कत जा सकती है, दिक्कत ये है कि ये जो इमेजेस है इसका कोड देखिए, ये एक सिंपल HTML का कोड है, लेकिन इसमें पाथ देखिए, इमेजेस स्लैश वगैरह वगैरह ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हालांकि जब ये कोड आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेजेस नाम का ये जो पाथ है वो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, आपके व्यू में प्रेजेंट नहीं है। वो ढूंढने का इमेजेस नाम का फोल्डर यहाँ पे नहीं मिलेगा। रियलिटी ये है कि ये चीज अभी इमेजेस नाम का फोल्डर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर जहाँ पे इमेजेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे गड़बड़ करेगा। अब क्या करेगा एक बार मैं दिखा देता हूँ, सी रन कर लेते हैं, राइट क्लिक रीलोड। देखो वहाँ पे स्लाइडर का कोड आया हुआ है, लेकिन डिस्प्ले कुछ भी नहीं कर रहा है। और आपको ये बता रहा है कि इमेजेस भी शो नहीं हो रही। इमेजेस इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि पाथ नहीं समझ में आ रहा है उसको, ठीक है। तो पाथ नहीं समझ में आ रहा तो पाथ डिस्प्ले कर लेते प्रॉपरली। देखिए मान लीजिए कि ये जो इमेज है इसको दुरुस्त करना है अपने को, कैसे करेंगे, सी बहुत ही आसान है। यहाँ पे पहले तो ये पूरा पाथ निकाल देना, और पहले देख लो ये स्लाइडर की इमेज कहाँ पे है, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इमेज स्लाइडर 2 नाम की फाइल है। ये बस वापस सेट करना है प्रॉपर पाथ देके, ये निकाल दो यहाँ से, इक्वल टू हटाओ और इक्वल टू फिर से टाइप करो, तो सजेशन आना शुरू हो जाएगा। तो सजेशन में हमारा इमेज फोल्डर कहाँ पे, कंटेंट के अंदर, उसमें इमेजेस, और उसमें कौन सी इमेज, स्लाइडर 2। ये हो गया परफेक्ट पाथ, देखो, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, बाकी चीजें भी करने हैं।
तो मुझे करना क्या है, चेंज कुछ भी नहीं है, देखो बस कंटेंट इतना एक वर्ड आगे है, तो यहाँ पे मैं हर जगह वैसा पाथ सेट कर देता हूँ। हो गया, दैट्स इट। अब चेक करके देखते हैं। और ये चेक करने के लिए हमेशा ऐसा, जब आप भारी चेंज करते हो तब एकदम शुरू से रन करना। चलिए शुरू से रन करते हैं। सीधा चेंज दिख रहा है आपको? एटलीस्ट इमेजेस तो आई। हाँ, बस वो स्लाइडर जैसी दिख नहीं रही। चलिए स्लाइडर जैसे क्यों नहीं दिख रही वो देख लेते हैं। ये इसलिए नहीं दिख रही है कि जिस प्रकार का चेंज आपने इमेजेस के लिए करा, उसी प्रकार का चेंज आपने आपकी सीएसएस फाइल के लिए नहीं किया, क्योंकि सिस्टम को सीएसएस फाइल का पाथ नहीं मिल रहा है, इसलिए गड़बड़ कर दिया उसने, लेआउट गड़बड़ कर दिया। तो चलिए सीएसएस फाइल कहाँ डाली थी वहां पे चले जाते हैं। जैसा चेंज मैंने यहाँ पे किया वैसा ही चेंज वहां पे करना पड़ेगा। तो सीएसएस की फाइल का कोड मैंने layout डॉट सी एस एच टी एम एल में पुट किया हुआ, ये मेरी स्लाइडर फाइल्स। अब देखो यहाँ पे पाथ क्या बता रहा है वो, थीम्स है ना, थीम्स नाम का फोल्डर है। लेकिन रियलिटी ये है कि थीम नाम का फोल्डर है तो कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे हमने इमेजेस में किया। हमने क्या किया, यहाँ पे बस कंटेंट फोल्डर का नाम पेस्ट कर दिया। देखिए कंटेंट, कंटेंट, दैट्स इट, हो गया। अब इसको पाथ सही सही मिलेगा। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रीलोड। एक बार फिर से, अच्छा रीरन करते हैं, ठीक है, रीरन करते हैं। ये प्रीवियस वाला है, इंडेक्स पेज को रीरन करते हैं। चलिए दिख रहा है अभी, यहाँ पे स्लाइडर आ गया, बस इमेजेस को चेंज करना बाकी है। एम प्रोजेक्ट के हिसाब से ये इमेजेस चाहिए अपने को, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इमेजेस कहाँ से चेंज होगी वो देख लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि हमारी इमेजेस इसलिए दिख रही है क्योंकि ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनके नाम ये है, इमेज स्लाइडर 2.jpg वगैरह वगैरह, ये ऐसा है। इमेज चेंज करना बड़ा ही आसान है। आपको जो इमेज चाहिए ना वो इस पाथ के ऊपर डाल दीजिए आप, ठीक है, और वो बदल जाएगी। बस आपको इमेज का नाम वही रखना है। अब ये कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, सिंपल। पहले तो आपका जहाँ पे इमेजेस सभी रखे हुए उस फोल्डर को ओपन करना जरूरी है। तो फोल्डर को ओपन, अब इसके पहले हमने कभी नहीं किया, अब देखते हैं। इमेजेस में जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए फोल्डर के ऊपर, ऐड ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर ऐसा ऑप्शन रहता है, वहां पे क्लिक कीजिए। तो आपको सारी की सारी इमेज दिखेगी जो प्रोजेक्ट के अंदर है। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो इमेज स्लाइडर 1 है, यही तो वो इमेजेस है जो हमको दिख रही है। तो हमें जो इमेज दिखानी है अपने तरफ से, एक काम कीजिए, इस लोकेशन पे वो वाली इमेज जो भी आपको दिखानी है वो पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और उसका नाम सेम ऐसा ही रखना, दैट्स इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ये सभी इमेजेस एक डायमेंशन में है, प्रॉपर हाइट विड्थ। आपको भी आपकी नई वाली इमेज वैसी सेट करनी है। चलो एक करके दिखा देता हूँ मैं। सिंपल है, मैं गूगल पे जाता हूँ और इमेजेस ले लेता हूँ। टाइप करता हूँ मैं, चलिए कंपनी स्लाइडर इमेज, ऐसा टाइप किया मैंने, ठीक है। और इमेजेस पे क्लिक किया। देखो काफी सारी आपको इमेजेस मिल जाएगी, आपको जो भी सही लगता है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ये वाली इमेज लेना है, ये वाली, ठीक है। अब स्लाइडर जब अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैक्सिमम इमेजेस आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगी, ठीक है। तो आपको उसको मतलब समझ के सारी चीजें करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखिए आप उसी डायमेंशन में आपको मैक्सिमम टाइम इमेजेस मिलेगी। ओके चलिए ये इमेज मैं ले लेता हूँ, राइट क्लिक। इमेज लेने का भी तरीका है। अगर आपको ओरिजिनल इमेज चाहिए, देखो लोगों प्रॉब्लम क्या है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि राइट क्लिक सेव करने से इमेज सेव हो जाती है। इमेज सेव होती है लेकिन वो डायमेंशन खो देती है उसका, रियल डायमेंशन नहीं आता। तो अगर आपको ओरिजिनल इमेज चाहिए तो राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और उस इमेज एड्रेस को बाजू के टैब में पेस्ट करके क्लिक करना, तब जाके आपको ओरिजिनल इमेज मिलेगी। देखो ये फुल स्क्रीन इमेज है जिसमें डायमेंशन लॉस नहीं होगा। अब इसको सेव करो आप कंट्रोल एस से, जहाँ पे सेव करना है सेव कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। मैंने आपको इमेज का नियम, कभी भी अपनी इमेज जो है
वो प्रॉपर नाम से ही सेव करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं वैसे ही सेव करता हूँ क्योंकि नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, सेव किया। चलिए ये वाली वो इमेज है। अब इस इमेज को कहाँ करना है, क्या करना है, बस इस इमेज को आप कॉपी कीजिए और जहाँ पे आपका फोल्डर है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। चलो यहाँ पे आए और पेस्ट कर दिया। देखो ये आए पहले नंबर पे। अब करना सिर्फ इतना है, ये जो पहले नंबर की इमेज है इसके जगह पे ये वाली इमेज चाहिए। मतलब हमारे स्लाइडर वाले इमेज का जो नाम था वही नाम हमारे नई वाली इमेज को चाहिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो पुराने वाली इमेज का नाम कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम पूरी तरह से बदल देते हैं पहले। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया और हमारी पेस्टेड जो इमेज है उसको वो नाम दे दिया। देखो तो ये इमेज पहले नंबर पे दिखेगी। अब यहाँ पे और एक दिक्कत आपको जा सकती है। दिक्कत ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन इमेजेस का डायमेंशन है। ठीक है, प्रॉपर हाइट विड्थ है, उसी डायमेंशन में आपकी ये वाली इमेज भी होना जरूरी है, तब जाके आपके स्लाइडर प्रॉपर दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी दिखेगा नहीं, अभी दिखेगा। वो देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे आना, रिफ्रेश कर देना। देखो इमेज आई हुई है, लेकिन उसने उतना ही पार्ट कवर किया जितना पार्ट उसका उस स्लाइडर के हिसाब से आता है। पूरी इमेज नहीं आई। ये करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इमेज बहुत बड़ी है, ये इसको रिसाइज करना पड़ेगा। रिसाइज करने का बेस्ट तरीका है पेंट में रिसाइज करो। देखो पुरानी जो स्लाइडर इमेजेस है उन सभी का डायमेंशन देखो। अगर मैंने माउस मूव किया ना, वहां पे लिख के आता है उसका डायमेंशन 700/306। ठीक है, मतलब विड्थ 700 की है और हाइट 306 की है। तो एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ पेंट कर ले। ठीक है, इमेज का बस रिसाइज करना है तो यहाँ पे रिसाइज वाला बटन होता है, यहाँ पे क्लिक कर दो और पिक्सल पे सेलेक्ट कीजिए और आपको जो पिक्सल चाहिए वो आप लिखो। मैंने वहां पे देखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट वो है ना 700 के आसपास है। ठीक है, और 306 है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं भी चेंज किया, बाय डिफॉल्ट भी रखा तो भी चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चलिए इसको 700 कर देता हूँ। सिस्टम ने बाकी 311 अपनी मर्जी से ले लिया है, वो चल जाएगा उतना। ठीक है, ओके कर दीजिए। देखो ऐसा करते बराबर बराबर वो स्लाइडर की साइज की सेट हो गई। और कंट्रोल एस दबा दीजिए, कंट्रोल एस सेव कर दीजिए उसको, हो गया क्लोज। अब देखते हैं चेंज। यहाँ पे आए, राइट क्लिक कीजिए और रिलोड कर दीजिए एक बार। सी, आपकी इमेज जो है उस स्लाइडर के अंदर आ गई है। अब अगर मैं एक इमेज लगा सकता हूँ, इसका मतलब बाकी जो इमेजेस है ये भी मैं कर सकता हूँ। बस करना क्या है आपको, जिस प्रकार से मैंने ये पहली वाली इमेज लगाई, क्या क्या इमेज कॉपी पेस्ट की, नाम चेंज किया और डायमेंशन चेंज किया, उसी प्रकार से बाकी इमेजेस भी कॉपी पेस्ट करो, नाम चेंजेस करो, यही नाम दे रही हूँ उनको आपको, और डायमेंशन सेट करना है, तब जाके आपका स्लाइडर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, स्लाइडर क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि स्लाइडर जो है, देखिए यहाँ पे स्लाइडर जो है ये सब बाहर निकला हुआ है ना। आप बोलोगे कि सर वो उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ये कम आना चाहिए। ये करने के लिए भी तरीका है। देखो सिंपल बात है, ये स्लाइडर जो है इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है, वो हम कम कर सकते हैं। अभी के अभी करके दिखा देता हूँ, देखो कैसे। हमेशा याद रखना कि स्लाइडर की जो विड्थ होती है उसका कोड हमेशा सीएसएस में होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, और सीएसएस में कोड कहाँ है ये ढूंढने का भी तरीका है। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो पेज के ऊपर राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट के अंदर जाना, क्लिक किया। जैसे आप इंस्पेक्ट के अंदर आओगे ना, वैसे ही आपको कोड कैसा एग्जीक्यूट हो रहा है उसका लिस्ट ही आएगा। ये टेस्टिंग करते वक्त बड़ी काम की चीज है। देखो आप जहां जहां माउस मूव करोगे वो सिलेक्ट होगा पार्ट। देखो ये है हेडर, फिर नीचे ये है मेनू, है ना, सिलेक्ट हो रहा है। ये है पेज, माउस में एक साइड में मूव कर रहा हूँ और नीचे देखो। ऐसा करते करते आप स्लाइडर तक के आइए। देखो यहाँ पे स्लाइडर तक क्या है। यहाँ पे आपको एक समझ में आ रहा होगा कि इसका विड्थ देखिए, इसका कोड लिख के आता है। देखो स्लाइडर पे अगर क्लिक किया, मैं जूम करता हूँ क्योंकि छोटा दिख रहा है, जूम करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, इसका कोड ना नीचे लिखा हुआ रहता है, सीएसएस का कोड है। स्लाइडर फ्रेम क्या लिखा हुआ है, 700 लिखा हुआ है। मतलब ये जो विड्थ है ना, ये 700 की विड्थ है। तो 700 है इसलिए कैसा ये बाहर निकल गया है।
तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे बदल करने से, यहाँ पे चेंज करने से ये ठीक होता है या नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से भी चेंज करके देख सकते हैं। चलो यहाँ पे क्लिक किया, 700 ज्यादा हो रहा है ना, तो आप क्या कर दीजिए, उसको 650 कर दीजिए। तो जैसे मैंने 650 किया, देखो यहाँ पे चेंज हुआ क्या, देखते हैं, नहीं चेंज हुआ। एक बार फिर से वहाँ पे वापस 700 कर देते हैं, मतलब ये यहाँ से नहीं हो रहा है चेंज। दूसरा टेक्निक देखते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है, इसके अंदर और एक स्लाइडर करके है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्लाइडर करके है और यहाँ पे भी कोड दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे 7, इसकी साइज भी 700 है। ये करके देखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। चलो इसको मैं थोड़ा कम करके देखता हूँ, इसको मैं 650 करता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, और मैं थोड़ा कम करता हूँ, इसको 600 करता हूँ। देखो ये और कम हुआ है, और थोड़ा कम करके देखते हैं, इसको 570 करते हैं। तो देखो ये स्लाइडर अभी एकदम प्रॉपर रेंज में आया हुआ है, स्लाइडर एकदम बराबर फिट है, वहां पे दिख रहा है। चेंज तो मतलब हमें कोड कहाँ चेंज कर रहा है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसका लोकेशन कहाँ है ये हमने सिर्फ टेस्ट किया, ये सचमुच में नहीं हुआ। इसको टेस्टिंग बोलते हैं। ये सिर्फ उन्होंने टेस्ट किया कि हाँ भाई 700 की जगह 570 अगर लिखा तो ये इसके अंदर आ जाएगा प्रॉपर। तो ये करने के लिए अभी ये चेंज कहाँ कर रहे हैं, इसके लिए इसकी फाइल का नाम यहाँ पे बाजू में लिखा रहता है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर देखो ऐसा माउस मूव किया ना, वहां पे लिख के आ रहा है कि कंटेंट के अंदर थीम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर वन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये पाथ है, ये फाइल है JS इमेज स्लाइडर .css, और उसके अंदर 12 नंबर की लाइन है, ये लाइन नंबर होता है, वहां पे जाके आपको ये चेंज करना है। चलिए करके देखते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे ऐसा ही चाहिए था। वापस जाते हैं, कहाँ पे, कंटेंट के अंदर। चलिए यहाँ पे आए, थीम बोला था, कंटेंट के अंदर थीम नाम का फोल्डर है, उसको एक्सपांड करने के बाद में वन नाम का फोल्डर है, उसको एक्सपांड करने के बाद में इसकी स्लाइड CSS की फाइल है ये वाली। इसको जब मैंने क्लिक किया तब इसका कोड बाजू में आ रहा है, ये देखो। इसमें 12 नंबर की लाइन में चेंज किया था, देखो ये 12 नंबर की लाइन, और यहाँ पे हमने क्या किया था, 700 की जगह व्हाट 570, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है कि ये CSS बहुत बढ़िया लिखी गई है, ये तो रेडीमेड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मस्ट बी सेम साइज एज द स्लाइडर इमेजेस, ठीक है। सेव किया, चलिए अब करके देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने राइट क्लिक किया और रिलोड किया, अब आपको फर्क दिखेगा। सी अब ये कट नहीं रहा, समझ में आ रहा है। आपको अगर कलर चेंज करना है, ये वाला बाजू का, ये भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये लेआउट है, वो ये इमेज है, देखो ये कलरफुल इमेज है, वो ये भी पट्टी है, ये भी इमेज है ना, ये सब इमेजेस है। अगर आपने इन इमेजेस को मॉडिफाई कर दिया, इन इमेजेस के अंदर कलर भर दिया, तो वो कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो किया हुआ है वो बढ़िया किया हुआ है। हाँ, अगर आपको कलर चेंज करना है तो की बात है वो, ठीक है। सो टीम, इस प्रकार से हमने अलग अलग सेक्शंस देखे, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। बस एक लास्ट सर्च वाला पार्ट जो था, वहाँ पे मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया है, आप वो ट्राई कीजिए। नहीं हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा अच्छा लगा तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।